नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर्गमय टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप सभी देख रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं नेशनल खबरों की ओर। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि INDIA की चौथी बैठक अब दिल्ली में होगी, जिसकी जानकारी तीसरी बैठक के बाद सुप्रिया सुले ने दी और कहा अब सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा होगी। वहीं मुंबई बैठक में कोऑर्डिनेशन और कैंपेन समेत 5 कमेटियां बनाई गई हैं, लेकिन लोगो फाइनल नहीं हो सका। कई दलों को एक डिजाइन पसंद आया है जिसमें सुधार को लेकर कुछ सुझाव दिए गए हैं। ओवरऑल बैठक में 3 प्रस्ताव पास किए गए। पहला, उन्होंने कहा कि हम अगले लोकसभा चुनाव जहां तक संभव हो मिलकर लड़ेंगे और राज्यों में सीट बंटवारे की व्यवस्था तुरंत शुरू करेंगे। दूसरा, सार्वजनिक चिंता और महत्व के मुद्दों पर देश भर में जल्द से जल्द रैलियां करेंगे, जिससे अलग अलग भाषाओं में भारत जुड़ेगा। और इसी के साथ हम जीतेगा इंडिया थीम के साथ पब्लिसिटी और मीडिया स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे। एक देश एक चुनाव के प्रपोजल पर कानूनी पहलुओं की जांच के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक कमेटी बनाई है, जिसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो सकता है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस सेशन के दौरान एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है। पर इधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि आखिर एक देश एक चुनाव की सरकार को अचानक क्या जरूरत पड़ गई। वहीं कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM TS सिंहदेव ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं एक देश और एक चुनाव का स्वागत करता हूं। ये नया नहीं, पुराना ही आइडिया है। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के बाद इसरो ने शनिवार को यानी कि आज सूर्य की स्टडी के लिए अपना पहला मिशन भेजा। आदित्य L1 नाम का यह मिशन सुबह 11:50 पर PSLV C57 के एक्सेल वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। PSLV 4 स्टेज वाला रॉकेट है। यह स्पेसक्राफ्ट करीब 4 महीने बाद लैंग रेंज पॉइंट L1 तक पहुंचेगा, जहां ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूरज की स्टडी आसानी से की जा सकती है। इस मिशन की अनुमानित लागत लगभग 378 करोड़ रुपए बताई गई है। एशिया कप 2023 का तीसरा मुकाबला आज कैंडी में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत भारतीय टाइमिंग के मुताबिक दोपहर 3 बजे से होगी। पाकिस्तान की टीम अपने पहले मैच में नेपाल को हरा चुकी है। वहीं यह भारतीय टीम का पहला मुकाबला होगा। दोनों टीमें वनडे फॉर्मेट में 4 साल के बाद आमने सामने हो रही हैं। वहीं इससे पहले इनकी आखिरी भिड़ंत 2019 वर्ल्ड कप में हुई थी। इस बार पाकिस्तान ने मैच से एक दिन पहले ही प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी थी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 टॉस के वक्त सामने आएगी। अब आइए नजर डाल लेते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों की ओर। तो चीन में आया तूफान साओला आज सुबह चीन के गुआंगडोंग के दक्षिणी तट से टकरा गया है। वहीं इससे पहले चीन के तटीय शहर शेनझेन में शुक्रवार शाम से ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया था। आसपास के इलाकों में स्कूलों और दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। उधर तूफान के कारण चीन में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। हवाएं 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। 9 लाख लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। चीनी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तूफान 1949 के बाद से दक्षिणी प्रांत में आने वाले 5 सबसे ताकतवर तूफानों में से एक हो सकता है। भारतवंशी थर्मन सनमुगरत्नम ने सिंगापुर का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और अब देश के 9वें राष्ट्रपति होंगे। बता दें कि थर्मन ने चीनी मूल के 2 विरोधियों को करारी शिकस्त दी। उन्हें 1 सितंबर को हुए मतदान में कुल 70.4% वोट मिले। थर्मन का जन्म 25 फरवरी 1957 को सिंगापुर में ही हुआ था। उनके दादा तमिलनाडु से जाकर सिंगापुर में बसे थे। वहीं उनके पिता प्रोफेसर के षणमुगरत्नम को सिंगापुर में पैथोलॉजी का जनक माना जाता है। अमेरिका पहली बार यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम से लैस गोला बारूद यानी कि जिसमें यूरेनियम की मात्रा कम हो भेजने वाला है। रॉयटर्स के मुताबिक ये हथियार रूसी टैंकों को तबाह करने में सक्षम होंगे और इन्हें अमेरिका के अब्राम टैंकरों से फायर किया जा सकेगा। ये हथियार अमेरिका के यूक्रेन के लिए नए पैकेज का हिस्सा होंगे, जिनका एड पैकेज करीब 3000 करोड़ रुपए का हो सकता है।
वहीं से पहले ब्रिटेन ने भी मार्च में यूक्रेन को ऐसे ही हथियार भेजे थे। इसी के बाद नाराज रूस ने बेलारूस में अपने परमाणु हथियार तैनात करने का फैसला लिया था। रूस यूक्रेन में मौजूद अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में अब चुनाव करा रहा है, इसके जरिए वो इन क्षेत्रों में अपनी अथॉरिटी को और मजबूत करना चाहता है। फिलहाल ये चुनाव यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में हो रहे हैं, जिनमें डोनेस्टेस्क, लुहांस्क, जपोरिजिया और खेरसोन शामिल है। हालांकि इन चारों में से किसी भी शहर पर रूस का पूरा कब्जा नहीं है। र्यूटर्स के मुताबिक रूस इन्हें अपनी नई टेरिटरी बताता है। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन में जंग के बीच भी राष्ट्रपति चुनाव कराए जा सकते हैं, अगर पश्चिमी देश इसके लिए पैसे दें और लोग वोट डालने के लिए तैयार हों। दरअसल यूक्रेन में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन यूक्रेन में फिलहाल मार्शल लॉ लगा हुआ है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।